अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप आते हैं तो नजर इनायत हमारी तरफ नहीं होती जी। नजर इनायत आपकी हमारी मैं तरफ आपको नहीं ही देखते हुए आता हूँ प्रणाम करते हुए। नेता प्रतिपक्ष जी, उनको मालूम था आप गुलाबी जैकेट पहन के आ रहे हैं, इसलिए वो गुलाबी शर्ट पहन के आए हैं और उसकी जैकेट सफेद है, आपकी वो शर्ट सफेद है। कितना मिलता जुलता है एकदम, देख लीजिए। उसके बाद आपको शिकायत है, उसके बाद शिकायत है आपको। हम लोग तो पहले से ही मिलते जुलते हैं। आज की बात थोड़ी नहीं, है। आप दोनों की बहुत ही भयंकर केमिस्ट्री है ना। मैं उनके क्षेत्र का सांसद रहा हूं गलती से। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे का दिनांक 4 मार्च 2026 को निधन हो गया है। श्रीमती मंगलीबाई रावटे का जन्म 1 फरवरी 1947 को केसकाल जिला कोंडागांव में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे प्रारंभ से ही सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रहे। वे जनता पार्टी के टिकट पर सन 1977 में केसकाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी समाज सेवा तथा कृषि कार्य में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में बिजली तथा सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनीतिक तथा समाजसेवी को खो दिया है। माननीय सभापति महोदय, आज यह सदन गहरे दुख के साथ अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती मंगलीबाई रावटे के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त कर रहा है। वे अत्यंत सरल, विनम्र और समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व की धनी थी। अपने जीवन काल में उन्होंने समाज के लोगों के सुख दुख में सदैव सहभागिता निभाते हुए सेवा और सहयोग की भावना से कार्य किया। उनके व्यक्तित्व में मानवीय संवेदनाएं, सामाजिक प्रतिबद्धता और सेवा का भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। उनके निधन से समाज ने एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी सदैव महसूस की जाएगी। मैं इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा परिजनों को इस अपार सुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, श्रीमती मंगलीबाई रावटे जी का निधन हम सदन के सभी साथियों के लिए दुखद है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, वो सीधा, सरल और सामाजिक कार्य में व्यस्त रहती थी और 1977 में जनता पार्टी से विधायक बनी। वो हलवा जाति की सदस्य थी सभापति महोदय, और मेरे ख्याल से ये पहली महिला है जो बस्तर से विधायक बन के आई थी। ये बहुत सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि उनके पतिदेव भी सांसद रहे और दोनों ने मिलकर खूब क्षेत्र की सेवा की। केसकाल के आसपास बड़े अच्छे परिवारों में उनकी गिनती रही है। हम सब लोग उनके जाने से, उनके निधन से उस पारिवारिक क्षति को अनुभव करते हैं। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने दिव्य ज्योति में उनकी आत्मा को लीन कर चिर शांति प्रदान करें। सम्मानित सभापति महोदय, मैं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्रीमती मंगली झाड़ूराम जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जनसेवा और समाज को समर्पित किया, क्योंकि बस्तर संभाग के दृष्टि से वो
महिला शक्ति के रूप में अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। और 1977 में जब माननीय सभापति महोदय मातृशक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को साबित करे और जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करे, ऐसे उदाहरण बस्तर के लिए आज हमारे बस्तर में हमारे बहुत सारी बहनें विधायक के रूप में और अन्य दायित्वों का निर्वहन लगातार कर रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो हलवा समाज से रही और हलवा समाज का एक बहुत संगठित समाज होने के नाते उन्होंने समाज को संगठित करने का भी काम किया। और केशकाल विधानसभा क्षेत्र में 1977 में विधायक बने और पार्टी के दायित्व के साथ में सत्ता और संगठन के महत्वपूर्ण दायित्वों को भी उन्होंने निर्वहन किया। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन बस्तर के उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए वो एक आवाज के रूप में थी और उन्होंने हमारे उस मातृशक्ति को बुलंद करने का काम किया है। हम उन्हें अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में अपना स्थान प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को भगवान दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में अब सदन कुछ देर का मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। छत्तीसगढ़ के इतिहास का वह काला दिन 25 मई 2013। बस्तर की झीरम घाटी, घना जंगल, पहाड़ी रास्ता और अचानक गोलियों की अंधाधुंध बारिश। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रायपुर से निकली थी सत्ता परिवर्तन के सपने के साथ। काफिला जब झीरम घाटी के मोड़ पर पहुंचा तो नक्सलियों ने ऐसा हमला बोला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, विद्याचरण शुक्ल की शहादत हुई। 40 से ज्यादा लोगों की जाने गई, लेकिन छोड़ गए कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आज भी तलाशी जा रही है। और अब झीरम घाटी कांड एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। थ्योरी कई आई, आरोप कई लगे, साजिशों की कहानियां उभरी और लोप भी हो गई, पर पूरा सच, असली कहानी और असली चेहरों पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है। इसी बीच नड्डा ने सीधे आरोप से सियासी दंगल में झीरम की फिर एंट्री हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांजगीर में जनादेश परब सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। मंच से जेपी नड्डा
ने ये बताने से नहीं चुके कि झीरम घटना में कांग्रेस के बीच के लोग ही सूचना दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नक्सलियों से समझौता करती रही है, जबकि मोदी सरकार ने इसका डटकर मुकाबला किया। जेपी नड्डा ने कहा कि 2023 में हुए झीरम घाटी नक्सली हमले के पीछे कांग्रेस के ही कुछ अंदरूनी लोगों का हाथ था। उन्होंने कहा कि मुझे याद है जब यह भयानक हमला हुआ तब वे छत्तीसगढ़ में भाजपा के प्रभारी थे। उन्होंने कहा कि वो इस घटना को यानी झीरम घाटी की घटना को बेहद करीब से उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उस समय नक्सलियों के काफिलों की अंदरूनी जानकारी और लोकेशन की खबरें कोई बाहरी नहीं दे रहा था। कांग्रेस के बीच के ही कुछ लोग अपने नेताओं को मरवाने में लगे हुए थे और नक्सलवाद से लगातार संपर्क में थे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम जनता का क्या होगा, यह जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान कही थी। नड्डा ने झीरम के बहाने कांग्रेस के आरोपों के बाढ़ चलाए तो इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मोर्चा संभाला और पलटवार किया कि बीजेपी सरकार की नाकामी छिपाने वाला ऐसा बयान दिया गया है, जबकि सच्चाई तो यह है कि बीजेपी ने झीरम की साजिश रची थी। दीपक बैज ने कहा है कि झीरम हमला सिर्फ नक्सली कार्रवाई नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हो सकते हैं। दीपक बैज ने एसआईटी की रिपोर्ट को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के झीरम कांड और नक्सल समस्या को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। बघेल ने आगे लिखा कि आज फिर एक बार छत्तीसगढ़ आकर भाजपा के पर्ची राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झीरम की घटना में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों का अपमान किया है। सबसे पहले तो एनआईए सहित सुरक्षा एजेंसियों को जेपी नड्डा से पूछताछ कर उनके दावों के सबूत मांगने चाहिए। नक्सलियों के हमले में हमने अपने नेताओं की जान गंवाई है। आप साठगांठ का आरोप लगाकर उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक ड्रामा बताया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में रायपुर की रैली में भी कहा था कि कांग्रेस हर बार अपनी नाकामियों को झीरम के नाम पर ढकने की कोशिश करते आई है, लेकिन जनता अब सब जानने बूझने लगी है। झीरम की श्री अजय चंद्राकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप ये प्रश्न है कि एलाइड सेक्टर किसानों के इनकम को हम दुगुना करें, तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर को भी अपन ध्यान दें। मेरा प्रश्न उसी आशय से है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि मादा गौवंशी पशु कितने हैं। आपने बताया है लगभग 53 लाख जो है टोटल में मादा है, तो उसके गर्भधान के लिए आपके पास क्या नीति है? पशु प्रजनन नीति कह लें, पशु प्रजनन नीति क्या है? कौन सा टीकाकरण किस तरह से आप करते हैं, किस माध्यम से करते हैं? माननीय चंद्राकर जी, आपने मादा का तो संख्या बता दिया, नर का संख्या नहीं बताया। अब नर में तो ऐसा है, राम विचार जी खुद, अब क्या आगे बोलूं, इनसे बड़े क्षमतावान वीर पुरुष और कोई है नहीं नर में। हंसना बंद करिए, उत्तर दीजिए भाई।
क्या उत्तर दे? उसको बोलते नहीं बन रहा है। अब पहले ही बता दिया कि प्रधानमंत्री का नाम आपने ले दिया, उसके बाद फिर क्षमता के बारे में बता दिया, तो उनको तो अपनी वास्तविकता पता है ना। देखिए, हाँ अब ठीक हुआ, नॉर्मल। हाँ फिर से तय रिपीट कर। सब भूल गए। माननीय सभापति महोदय, मैंने कहा है कि गौवंशी जो है उनके टीकाकरण के लिए, गर्भाधान के लिए आपकी नीति क्या है? पशु प्रजनन नीति कह लें उसको। पशु कौन से नस्ल की पैदा होगी, कैसे होगी, कितने दिन में करते हैं आप, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो आपने जैसे बताया है, क्या उसको पूछ लूंगा। तो इसके लिए क्या आपके कार्यक्रम हैं कि उसको बता दीजिए कि इतने पशुओं के गर्भाधान के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए आपकी नीति क्या है, पशु प्रजनन नीति क्या है, कौन सा टीका कैसे किस कार्यक्रम में लगाते हैं और कितना व्यय उसमें हुआ है? व्यय आप मन ही बताएंगे तो भी चल जाएगा। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश भर में जो आपने जानकारी चाहा है उसके अनुसार हमने जानकारी दिया है। इससे संबंधित आपने कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में आप जानकारी चाह रहे हैं, तो सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में जो हमारे गौवंशीय हैं, दुधारू पशु हैं, उनके गर्भाधान के लिए प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र और मुख्य ग्राम खंड उपकेंद्र पशु चिकित्सालय, पशु औषधालय, इनमें पर्याप्त उसकी व्यवस्था है जहां की कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। और अच्छे नस्ल कैसे हम विकसित कर सकें प्रदेश में, जिससे कि हमारे जो प्रदेश की जो आवश्यकता है दूध उत्पादन का, उसमें हम कैसे वृद्धि करके राष्ट्रीय औसत के बराबर हम ला सकें, इसके लिए हमारे पास ये व्यवस्था है। और सभापति महोदय, आपके संरक्षण में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच के अनुरूप और जो देश की जो क्राइसिस है दूध उत्पादन में, उसको लेकर के हम लोगों ने प्रदेश में एनडीडीबी के साथ यहाँ समझौता किया है और उसके तहत दूध का उत्पादन हम कैसे हम करें, और धीरे धीरे क्रमशः हम उसमें लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और भी दूध उत्पादन में अच्छे नस्लों का सुधार हम कैसे कर सकें, अच्छे नस्ल के जो गाय हैं वहाँ लोगों तक हम कैसे वितरण करके वहाँ तक पहुँचा सकें, चारा, इसके साथ में चारा का भी उत्पादन हमारे पास हो सके, इस तरह की योजना लेकर के हम काम कर रहे हैं। सर आप विद्वान हो तो ठीक है, मैं पूरे स्वीकार करता हूं आपको। मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी माननीय सभापति, आपने यदि उत्तर दिया है। एक तो दुग्ध उत्पादन में हम आत्मनिर्भर नहीं है, 7वें-8वें नंबर में है देश में। दूसरा, प्रति व्यक्ति खपत तो बीपीएल से नीचे है हमारे यहाँ। तो मैं, आपने कहा हम अच्छे नस्ल, उन्नत नस्ल पैदा करना चाहते हैं। आप 53 लाख गौवंशी पशुओं के गर्भाधान की नीति कार्यक्रम को नहीं बताया आपने। पशु प्रजनन नीति क्या है, कौन सा टीका लगाते हैं, होलिस्टाइन पैदा करेंगे और भी जो नस्लें हैं थार पारकर पैदा करेंगे, गिर पैदा करेंगे, क्या करेंगे, कितने दिन में, ये आप नहीं बताए कि आपकी नीति क्या है। अब जो आपने केंद्रों की संख्या का भी उल्लेख किया, 53 लाख के लिए आपने कहा कि 1585 संस्थाओं के माध्यम से, संस्था सरकारी है गैर सरकारी भाई, एक तो ये बता दीजिए। 412 केंद्र की आपको और आवश्यकता है, तो 412 केंद्र खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं। तो इन लक्ष्यों के लिए एनडीटीवी का आपने उल्लेख किया, तो वो दुग्ध संग्रहण विपणन का काम करती, वो नस्ल सुधार में उसका कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए इसमें स्पेसिफिक मुझको बता दीजिए
कि टीकाकरण के आपके कार्यक्रम किस आधार पर कैसे संचालित करते हैं, ये संस्थागत क्या है। 412 केंद्र की आपकी जरूरत है, तो दुग्ध उत्पादन के लक्ष्यों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में आप कर क्या रहे हैं। फिर छोटा सा और प्रश्न कर लूंगा आपको, उसको थोड़ा क्लियर बाद में बताऊंगा, बोलेंगे तो ये भी मैं मान लूंगा भैया, लेकिन आपको ये बता दूं ये बहुत कमजोर है। चिराग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं एक आध पूछ लूंगा। सभापति महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बछिया उत्पादन हेतु सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लगभग 90% तक बछिया प्राप्त किया जा सकता है। उक्त कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के अंतर्गत त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम एबीवीपी संचालित है और राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत इसी प्रकार से हम त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम अंतर्गत सेक्स शॉर्टेज सीमेंट के से कृत्रिम गर्भाधान से लगभग 90% मादावश प्राप्त होने की संभावना होती है। इसके तहत हम इसे सभी जगह योजना अंतर्गत सेक्स शॉर्टेज सीमेंट से 10,1228 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र के लक्ष्य के अनुरूप में 33,484 पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य संपादित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जिसमें सर पढ़ मत ना, छोटे छोटे चलता 7,883 संतति पैदा हुए, जो 87% मादावश है। इस प्रकार से लगातार इसमें काम हो रहा है सभापति महोदय। और जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु उसके लिए भी व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर से भी हम उनका भी सहयोग लेते हैं। आदरणीय, मैं जिस विषय को पूछ रहा हूं उसको डिटेल बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि आपकी नीति, आपने राष्ट्रीय नीति बताई गोकुल मिशन की, उसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है मैं आगे बोल दूंगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि 53 लाख यदि हैं और आपने जितने ये पूछा मैंने आपसे कि जो 1585 हो संस्थागत आपने लिखा है वो प्राइवेट है सरकारी है, एक। दूसरी बात, जितना आपने गर्भाधान किया है, कृत्रिम गर्भाधान कितने पशु को आपने एक साल भर का बता दीजिए। चलिए, एक साल में इतने लोगों को इतने पशु का गर्भाधान किया और इसमें इतने का लक्ष्य था और कितने किए हो ये बता दो, तो हमको कार्यक्रम की गति पता लग जाएगी। आप पूरा उत्तर नहीं देंगे तो भी, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है हमारी इस क्षेत्र में। मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा सभापति महोदय। चलिए, अलग से उपलब्ध। माननीय सभापति महोदय, मैं भी पूछूंगा इसमें जरा ध्यान जी। रखिएगा। पशु प्रजनन नीति और उसका लक्ष्य और उसके लायक कार्य योजना और आत्मनिर्भर और स्वस्थ छत्तीसगढ़ और किसानों के इनकम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अब मैं दूसरे खंड में आ जाता हूं, चिराग में। आप ये बता दीजिए महोदय, चिराग योजना, इसके जवाब देने दीजिए। अब इसमें रहने दीजिए ना, अब तो बोले अलग से दे दूंगा बोले है ना। मैं लक्ष्य में अभी बता दे रहा हूँ। नहीं, बाद में दे दीजिएगा, अब रहने दीजिए। मैं जो बात आपके ध्यान में लाना चाहता था, आप तो बगल में भैया, नहीं जो दोनों अगल बगल में हो, अब तो हम लोग आप पूछेगा ना, मैं तो आखिरी प्रश्न दूसरे खंड में आ रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा। आपने चिराग परियोजना जो लागू हुई 183 करोड़ रुपए की, वो समय से पहले क्यों बंद हुई? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक। दूसरी बात, कोविड कब समाप्त घोषित की भारत सरकार ने और परियोजना कब बंद हुई? कोविड का आपने कारण बताया, भारत सरकार ने अनाउंस किया कि इस तारीख को कोविड बंद हुआ करके, और कोविड बंद होने के बाद समय के बाद वो परियोजना सरेंडर हुई है। तो इसका कारण बता दीजिए मेरे को, और दोषी कौन है इतने बड़े राशि को वापस करने के लिए? सभापति महोदय, ये निश्चित ही हमारे चिराग परियोजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और छत्तीसगढ़ के हित में खास करके
छोटे एवं सीमांत किसानों को आय को वृद्धि करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, कृषि प्रणाली को सुदृढ़ करना, कृषि आधारित आजीविका को सशक्त करना, किसानों को बाजार तक बेहतर उपलब्ध संसाधन वहां तक पहुंचाना, और खास करके जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के हमारे किसान हैं, ट्राइबल वर्ग समाज है, उनकी आय को कैसे हम बढ़ा करके हम कैसे समृद्ध कर सकें, ऐसे उद्देश्य को लेकर के काफी बहुउद्देशीय योजना थी। उसको लेकर के योजना जो है स्वीकृत किया गया था और निश्चित ही हमें कह सकते हैं, और हमारे सामने बैठे हुए पूर्व मुख्यमंत्री जी, सभापति महोदय, उनके कार्यकाल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, और जिसके चलते इस योजना जो है लगातार पिछड़ते गया, कोई काम नहीं हुआ सभापति महोदय। इस वजह से हमारी जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने जब टेक ओवर किया और इसमें प्रगति लाए, काफी तेजी से हम काम करना शुरू किए, लेकिन इंटरनल जो पहले का इनका जो वर्किंग जो प्रोग्रेस आना चाहिए था वो नहीं आने की वजह से भारत सरकार के जो वहां लगातार इसकी समीक्षा की सर, और समीक्षा में पाया गया 2.5 घंटा कि भाषण जो दिए थे, आप अपेक्षित- नहीं थे, इसलिए आज सर, बता रहे हैं। जो अपेक्षित जो प्रगति होना चाहिए था वो अपेक्षित प्रगति को नहीं मिलने की वजह से इसे नोटिस दे करके इसे बंद किया गया। सर एकदम स्पेसिफिक प्रश्न था, सरकार इसकी थी उसकी थी, वो तो ठीक है। अंतिम प्रश्न। हाँ, अब आपके ऊपर छोड़ता हूं भाई, मैं प्रश्न तो नहीं देते तो भी तैयार हूं मैं, जो बात फ्लोर में माननीय सभापति महोदय। सर अंतिम प्रश्न बोले, बस बैठ रहा हूं मैंने स्पेसिफिक पूछा कि परियोजना बंद होने के कारण क्या है। आपने स्वीकार किया है कि अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण बंद की गई, गरीबों के लिए थी, ये आपने स्वीकार किया। उसके लिए दोषी कौन? कोविड काल का भी उल्लेख है। कोविड काल भारत सरकार ने घोषित किया कि देश कोविड मुक्त है, उसके बाद राशि, उस अवधि के बाद राशि सरेंडर की गई, तो दोषी अधिकारी इतनी बड़ी परियोजना को वापस कर दिए, उसमें कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे। राजनीतिक कारण जो भी हो, ये मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो तो स्थायी हैं। इतनी बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए हित के लिए थी, प्रगति नहीं हुई इसलिए हम पैसा को वापस कर देंगे, क्यों, किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं? फिर उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे ये बताइए, जांच करवा के, बस इतना ही मुझे जान। और आप तो फिर दमदार आदमी हो, पूरा कृत्रिम गर्भाधान आपके कंधों पर चलेगा आगे। भैया आपको कुछ पूछना अरे है मेरा तो पहले पूछ दो लीजिए। जवाब आप। देखिए, आपके प्रश्न का उनके पास कोई जवाब नहीं है। नहीं है, मैं दे रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, आप इतना दे दीजिए। हाँ सभापति महोदय, मैंने बताया कि देखिए इतना महत्वाकांक्षी योजना और जिसके लिए तमाम यहाँ भर्तियां जो समय पे किया जाना चाहिए था, अलग अलग पदों पे विशेषज्ञ से लेकर के हमारे खंड स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक, और उसके माध्यम से इतनी भर्तियां थी। उसमें से सभापति महोदय कुछ भर्तियां हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद इसमें प्रथम चरण में 267 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और 445 पदों का सृजन करके उसके भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ किया था। और इसी बीच में सभापति महोदय, मैं वहां रहा हूं, कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, बाकी बात छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसका के साथ अन्याय किया। अब आप, ये आपके विवेक में है, धन्यवाद, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी में दूर श्री अटल श्रीवास्तव। सभापति महोदय नहीं, सभापति चाहते थे उसको मौका नहीं पूछना देंगे। चाह रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, माननीय आप सलाह अपने देंगे? वरिष्ठ साथी, क्योंकि पिछले सरकार मुझे मेरा नाम का उल्लेख किए हैं, मैं भी पूछूंगा उनसे। वरिष्ठ साथी आप पूछ लो। आदरणीय हमारे वरिष्ठ सदस्य, विद्वान सदस्य
और इस सदन के बड़े हैं आक्रामक नेता, उनका जो भावना है उसके अनुरूप आपके जो आप चाहते हैं कि वास्तव में किसकी दोषी है, मैं इसका निश्चित ही परीक्षण कराऊंगा और इसमें जवाबदेही तय होना चाहिए। इसके लिए भी हम कार्रवाई करने के लिए हम अनुशंसा भेजेंगे सभापति। माननीय मंत्री जी, आप हमारे गांव के गरीब के किसान के अरे लिए चिंता पाल रहे हैं, बदल गया। तो मैं छत्तीसगढ़ के गांव की बात शुरू करता हूं। हर गांव में देखिए ना, सुनिए ना, भटक जाएंगे नहीं तो आप। हर गांव में सैकड़ों की संख्या में ये छोटे छोटे बछिया जिसको बोलते हैं, अच्छा समझ रहे हैं ना, जी, हर गांव में है। और उनके भी कृत्रिम गर्भाधान करके उनको दूध उत्पादन में सहयोगी बनाया जा सकता है। तो क्या आपने छत्तीसगढ़ के गांवों का संरक्षण किया है? इनको जो आपने 53 लाख मादा की संख्या दी है, उसमें क्या वो गांव के बछिया शामिल हैं जो किसी योग्य नहीं है, जिनको लोग बाहर भेज देते हैं, कटवाने के लिए भेज देते हैं? और आप लोग तो इतने चिंतित हैं उनके बारे में कि रोड में जब जाते रहते हैं कोई भी कलकत्ता की ओर काटने के लिए, तो जो उनके साथ होता है मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, मगर क्या उन बछिया लोगों के लिए जो गांव-गांव में सैकड़ों की संख्या में हैं, उसके लिए आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई योजना बना रहे हैं कि उनको भी दूध उत्पादन में शामिल किया जाए? निश्चित ही सभापति महोदय, मैंने बताया कि इसीलिए प्रदेश में हमारा दूध का उत्पादन कैसे बढ़े और राष्ट्रीय औसत के बराबर हम कैसे आ सके, इसकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने एनडीडीबी के साथ समझौता करके हम उनका नॉलेज शेयर के साथ साथ में उनके अनुशंसा के आधार पर हम सभी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के अच्छे नस्ल का पशु तक, गाय वहां तक वितरण कर रहे हैं, चारे का वितरण कर रहे हैं, चिलिंग प्लांट की योजना बना रहे हैं और यहां तक कि हमारा कलेक्शन सेंटर है, वहां किस तरह से हमारे यूनिट काम करेंगे, स्व सहायता समूह का कैसे हम करें, अलग अलग सब जगह से सभी जगह कमेटियां, हमारी समितियां बन रही हैं दूध उत्पादन के लिए। और जो हमारे यहाँ देसी नस्ल है, देसी नस्लों का भी हम कैसे संरक्षित कर सकें, इसके लिए भी हमारी योजना है। उस योजना के तहत ये सब शामिल है सभापति महोदय। देखिए, आप फिर से हम लोगों को भरमाने की कोशिश की है। मैंने सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि गांव में रहने वाले छोटे छोटे बछिया, फीमेल ही होते हैं बछिया, उनके दूध उत्पादन में उनको सहयोगी बनाने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए क्या कोई योजना है? आप नहीं उसका उत्तर दे रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय चंद्राकर जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास जानकारी है, माननीय मंत्री जी को ही पूछते हुए बोल रहा हूं, कि जो ये टीकाकरण करते हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए, उसमें से कितना % फेलुअर रेट है या सफल रेट है? और मेरी जानकारी में सबसे खराब स्थिति छत्तीसगढ़ की है, वो 20% भी उसमें हमको। सहमत हूं आपकी बात से, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में कहूंगा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा कमजोर सेक्टर है माननीय, और किसानों की इनकम बढ़ाने की दृष्टि से आरोप प्रत्यारोप से परे हट के इसमें काम करने की जरूरत है, गंभीर काम। आप इसमें शर्माइए मत, ये शर्माने लायक कोई क्वेश्चन नहीं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कृत्रिम गर्भाधान ये कोई शर्माने लायक प्रश्न नहीं है, ये तो अब आदमियों में होने लगा है, तो जब बेचारे जानवर हैं। वो सब विषय के तो विशेषज्ञ हैं ये।
श्री भूपेश बघेल जी, आप उसका रेट बता दीजिए ना, कितने परसेंट सफल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सभापति एक महोदय, साथ बता देंगे आप भी। सभापति महोदय, सभापति मेरा आप व्यवस्था का प्रश्न है। अरे व्यवस्था नहीं थे, अव्यवस्था अब फैला रहे हैं। नहीं सर, ये सबको प्रश्नकाल में निकाला- व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं। नहीं, उससे निकालिए इसको। मैं निवेदन करता हूं कि इसको जो प्रश्नकाल आपने में दिया है- व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता क्या है। बोले? मैं आप दिखवा लीजिए, लेकिन इसको आपत्तिजनक है। चंद्राकर जी, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं किसको निकलवाना है। आपत्तिजनक है। आपने जो उद्धृत किया है, जो शब्द का शब्द प्रयोग बोलिए किया ना, है। शब्द बोलिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, बोलने लायक है। मैं दिखवा लूं मंत्री जी, मैं दिखवा लूंगा उसको। भूपेश बघेल जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने ये उल्लेख किया कि हमारे शासनकाल में इसकी स्वीकृति हुई है और चिराग परियोजना है वो राज्य सरकार के 100% योजना है और वर्ल्ड बैंक से इसे लोन लिया गया है, उससे इसे संचालित है। और उसमें आपने बता दिया 21-22 में लगभग 10 करोड़ रुपया राशि स्वीकृत की गई। उसके बाद आपने कहा कि कोविड के कारण से ये संचालित नहीं हो पाया, लेकिन आपसे प्रश्न ये है, ये समर्पण किस तारीख को किया गया? जो पैसा आया था उसको समर्पण किस तारीख को किया गया है और क्यों किया गया? सभापति महोदय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा परियोजना की समीक्षा में पाया गया कि ऋण संवितरण की गति अपेक्षित स्तर पर धीमी है। लगभग 4 वर्षों में कुल स्वीकृत ऋण का मात्र 1% ही उपयोग हो सका। सभापति महोदय, इसलिए 18 मार्च 2025 द्वारा राज्य शासन को यह अवगत कराया गया कि विश्व बैंक अपेक्षाकृत कम प्रगति के कारण परियोजना अनुबंध समाप्त करना चाहती है और तदनुसार भारत सरकार के निर्देशानुसार इफाड से प्राप्त ऋणों का वित्तीय सहभागिता को दिनांक 26 मार्च 2025 से समाप्त कर दिया गया है। तो समर्पण आपके हैं, आरोप हम पे लगा रहे हो। 25 में तो आप सरकार में हो भाई, समर्पण आपके शासनकाल में हुआ, 2.5 साल से आप सरकार में हो और काम कुछ आप नहीं कर पा रहे हो और आरोप हम पे लगा रहे हो। काम धीमे आपके समय चल रहा था, जिसके कारण उनको वो सही कारण बताया ना, 21 में आप कोरोना था, उल्टा समझ रहे हैं उसको। कोरोना हमारे समय था, 10 ही करोड़ आया, लेकिन उसके बाद जो पैसा आया 23 के बाद, तो 24 और 25 इसमें कुछ नहीं काम किया आप। और आपको बड़ा मंत्री जी अजय जी बता रहे बड़े क्षमतावान, ये तो पता चलता है कितने क्षमतावान हैं आप। आपके विभाग में कोई कंट्रोल नहीं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने तो आकर के नियुक्ति भी किया, सभी जगह समितियां गठित कर दिया। मैं इसके पहले भी बताया, श्री अटल श्रीवास्तव, इतने हमने समिति गठित सभापति किया, महोदय, इसमें परिणाम हमने क्या है सभापति महोदय? कर दिया, नियुक्ति का परिणाम महिला स्व बताइए। सहायता समूह को दिया, नियुक्ति का परिणाम ही नहीं लेकिन है। शुरुआत में ही जो आप एक प्रश्न में आधा घंटा से ऊपर चर्चा हो गई, बाकी माननीय सदस्यों को भी प्रश्न लगा हुआ है, उतना ही महत्वपूर्ण। महत्वाकांक्षी योजना जो है लगा हुआ है छत्तीसगढ़ शासन से आज जो है बंद करना पड़ा। नहीं आ रहा है, लोग डिस्टर्ब कर दिए। सभापति महोदय, आरोप 2 साल हो गया। किस बारे में पूछ नेताजी बोल रहे हैं। एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गोवंशी को बताया 32.99, मतलब लगभग 33% प्रजनन योग्य हैं। और भैंस वंशी, भैंस भी तो दूध देती है सरकार, बकरी भी देती है, बकरी तो दे ही रही है। और भैंस वंशी में आप देख लीजिए 3.7% है। तो आप भैंस की उन्नति, प्रगति और प्रजनन के लिए क्यों व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? सभापति महोदय, प्रदेश में मैंने पहले बताया कि दूध उत्पादन हम बढ़ाना चाहते हैं, पशुओं का हम संवर्धन करना चाहते हैं, गौवंशीय हो या भैंस वंशीय हो। लेकिन हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ग्रामीण परिवेश के भी लोग हैं। हम सब जानते हैं कि आज अपने घरों में गाय रखते हैं, भैंसे रखते थे, लेकिन आज उनके लिए कोई चारागाह का कोई जगह नहीं बचा।
अब चारागाह नहीं होने की वजह से इनका क्षरण होते गया, राम कुमार कम अवसर होते जा रहा मिलना है। चाहिए। हम जितना हमें संरक्षित करना चाहिए था, उनका ढंग से रखा होना चाहिए था, जवाब आपको। वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लगातार जो गौवंश हो चाहे भैंसवंशी हो, लगातार जो है वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। महोदय, अटल श्रीवास्तव, सभापति महोदय, माननीय सभापति गरवा महिला में राम महोदय, कुमार को मौका मिलना एक मिनट, चाहिए। सभापति महोदय, अटल श्रीवास्तव, सभापति महोदय, आखिरी क्वेश्चन मंत्री जी, आपके माध्यम मंत्री जी, माननीय मोर निवेदन है। अटल श्रीवास्तव, सभापति महोदय, अटल श्रीवास्तव प्रश्न करेंगे। लो तो माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कोटा विकास खंड में विगत 2 वर्षों से मंडी निधि सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। कब सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई? क्या उक्त सामुदायिक भवन को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिली? इनका जो जवाब आया है कि इन्होंने 10/1/2025 को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जब मैंने ये प्रश्न लगाया तब उनका उत्तर आया कि हम इसका टेंडर लगा रहे। 1 साल स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति के बाद माननीय मंत्री जी आपके डिपार्टमेंट ने 1 साल बाद उसका टेंडर लगाया है। लगभग ये हर चीज में चल रहा है। अगर 1 साल डिले होगा, अभी टेंडर लगेगा, कब काम होगा, तो आखिर कहां पर प्रॉब्लम है, कहां कौन अधिकारी लोग इसको रोकते हैं, किन कारणों से रोकते हैं? आपने तो स्वीकृत कर दिया, प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गई, पर टेंडर की प्रक्रिया में 1 साल लग गया और जब मेरा क्वेश्चन लगा तब ये टेंडर हुआ है। आप प्रश्न करें ना। सभापति जी, अटल जी, आपको धन्यवाद देना चाहिए। 1 साल में हो गया इसलिए नहीं, धन्यवाद देना चाहिए कि टेंडर भी लग गया, अब काम आपका शुरू होने वाला है। टेंडर 1 साल में लग गया, निर्माण 5 साल बाद होगा, इसलिए धन्यवाद। 2047 तक करती निर्माण लगा, वो काम भी शुरू हो जाएगा, चिंता मत करिए। माननीय सभापति महोदय श्री उमेश पटेल जी, माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न अलसी खेती से है और सरकार की ये नीति है सभापति महोदय, जिनके मुख्यमंत्री जी और कई मंत्रियों ने इस बात को बयान भी किया है कि हम धान के रकबा से दूसरे रकबे की तरफ जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो प्रश्न था उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि रायगढ़ जिले में जो इन्होंने बीज वितरण किया था और उसके एवज में किसानों ने जो कच्चा बीज उत्पादित किया वो लगभग 186.50 कुंटल था और उसमें से जो इन्होंने रिजेक्ट किया जितने बीज को वो है 158.49 क्विंटल। तो ये बनता है माननीय मंत्री जी, ये बनता है 85% आपने किसानों के रकबे को रिजेक्ट किया। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका कारण क्या है? क्या किसानों की जानकारी का अभाव था कि हमारी मिट्टी अलसी खेती के लिए सही नहीं है, या किस ट्रेनिंग की आवश्यकता थी जो नहीं हुआ? निश्चित है सभापति महोदय, ये बात सही है कि जितना हमें उत्पादन मिलना चाहिए था और उत्पादन जब हुआ तो स्वीकृत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होने का कारण यही है कि एक तो उन क्षेत्रों में किसानों ने जब उनको बीज दिया गया तो काफी विलंब से लोगों ने बोनी किया। दूसरी बात कि किसान को पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए भी जो उत्पादन जितना आना चाहिए था माननीय और जिस ग्रेड का आना चाहिए था माननीय मंत्री जी, उस ग्रेड का हमें बीज जो है उत्पादन नहीं हो पाया। माननीय मंत्री जी उत्तर आ गया। माननीय मंत्री जी ने माना कि उनको जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए था वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिला। तो इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं और जिनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? सभापति महोदय, ये निश्चित ही हमारे लिए एक गंभीर विषय है और हमने इसे गंभीरता से लिया भी है। आगे हम सुनिश्चित करेंगे कि हम प्रदेश में जब किसानों के लिए हम अच्छा बीज हम उत्पादन करके हम देना चाहते हैं,
उनकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे किसान जब पैदा करते हैं तो उनको समय समय पर उनके ग्रेडिंग भी होता रहे, देख रेख अच्छा से रहो, अच्छे सुझाव मिले, अच्छे बीज वहाँ माननीय मंत्री जी, मेरा जिससे पॉइंटेड प्रश्न है। मैं आप ही का प्रश्न आ रहा हूं, हाँ, आप ही को मैं दे रहा हूं। अब जहां तक इसमें जो भी कमियां रही हैं, किन अधिकारियों का इसमें कमी रहा है, जिन अधिकारियों ने इसमें कहीं पर लापरवाही बरती है, उसका मैं परीक्षण करा रहा हूं और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। सभापति, ये तो तय हो गया कि ट्रेनिंग नहीं हुई थी। अब मेरा दूसरा प्रश्न इसमें यह है कि माननीय सभापति महोदय, इसमें आपने उत्तर दिया कि खरपतवार के कारण मैक्सिमम लोगों का बीज जो है रिजेक्ट हुआ। तो खरपतवार के लिए आप ग्रेडिंग करते हैं, तो आपने कितने बार ग्रेडिंग किया और कब कब किया? पॉइंटेड है एकदम। सभापति महोदय, ये मैं इसको देख करके बता दूंगा कि कितने बार हुआ है। मैंने इतना ही आगे बढ़ जाता हूं इसी में जो कमियां हुई है मैंने पहले स्वीकार किया। मैं समझ गया ना, अब आगे बढ़ रहा हूं। मैं पहले बता दिया कि इसमें जहां जहां कितने बार किया, कैसे किया, किसने किसकी जिम्मेदारी थी, वो सब मैं दिखवा रहा हूं। बिल्कुल, अब दिखवा करके उसमें हम कार्रवाई करेंगे। अब इसमें आगे बढ़ रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, जब आपने ग्रेडिंग किया होगा, तो ग्रेडिंग करने के लिए हर फसल के लिए स्पेसिफिक छन्नी लगा रहता है। क्या अलसी का जब आपने ग्रेडिंग किया तो स्पेसिफिक अलसी के लिए छन्नी उपलब्ध था? नहीं, अभी बना नहीं है। मैं सभी विषय को तो शामिल करते हुए मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। बड़ा विषय मैं बता रहा हूँ उसमें। अभी उत्तर आएगा तो मैं आप अपने आप बता देंगे मंत्री। चलिए, है छन्नी है कि नहीं था? नहीं, मैं इन सभी विषयों को शामिल करके ही जांच करवा सभापति रहा हूं। महोदय, और अब जो अलसी खेती के लिए स्पेसिफिक छन्नी होता है, पूरा तो होने दीजिए, स्पेसिफिक छन्नी होता है, वो उपलब्ध नहीं था और किसानों का 186 क्विंटल अलसी फसल को रिजेक्ट कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए आपके जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी होता है, उसने चिट्ठी लिखा एमडी को कि हमें छन्नी प्रदान किया जाए अलसी का, ताकि हम इसको फिर से रीग्रेडिंग करें और किसानों को वो बीज देने के लिए। उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की बताइए, जो एमडी को उन्होंने चिट्ठी लिखा? अब उमेश जी, जो भी कमियां खामियां उसके लिए मंत्री जी स्वयं बोले हैं कि उसको हम परीक्षण कराएंगे। अरे अध्यक्ष महोदय, बीज निगम में अपने स्पेसिफिक ठेकेदार से बीज लेने के लिए ये सब कार्रवाई कर रहे हैं लोग। ये पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का मामला है। जब धान की खेती से आप नीति बनाते हो कि धान की खेती से हम दूसरे रकबे की तरफ जा रहे हैं, और आप अलसी की खेती कराते हो, किसानों को ना ट्रेनिंग देते हो, ना अफीम की तरफ जा रहे हैं आप लोग। तो ये इसका तो आप बताइए कि आपके छन्नी उसमें उपलब्ध नहीं था, इसीलिए आपके जितने खरपतवार बीज हैं, खरपतवार बीज उसमें ग्रेड ही नहीं हुए। अब भाई छलनी मांग गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसको दिखवा रहा हूं, मैं बताया। चलिए, अब उसको दिखवा क्या है, कैसे हुआ। ये चिट्ठी आपके पास उपलब्ध है मंत्री जी? छलनी वाली बात, ये जो चिट्ठी है माननीय मंत्री जी के पास उपलब्ध है। क्या आप एमडी के ऊपर कार्रवाई करेंगे? नीचे अधिकारी, नीचे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं, एमडी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? मैं सभी प्रश्न आ चुके हैं सभापति महोदय, और मैंने अपनी जवाब में भी बताया है कि इसे हम पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी संपूर्ण हम जांच करवा रहे हैं। किस स्तर में कहां पर क्या गड़बड़ी हुई है उसको हम दिखा करके चलिए, आप किससे आप जांच करा रहे हैं ये बता दीजिए। पूछेंगे? जी, मैं पूछ रहा हूँ। हो गया, मैं इनको परेशान करने का प्रश्न, मैं इनको परेशान करने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। इनको जानकारी देने के लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अलसी के डंठल से मेरे क्षेत्र में कपड़े बनते हैं, तो कपड़े बनते हैं, इसका मतलब ये किसानों के आर्थिक स्रोत को और बढ़ाने का एक साधन हो सकता है। और अलसी के बने हुए कपड़ों को हमने नरेंद्र मोदी जी को पहनाया है, जैकेट हम भी पहने। हाँ, अलसी कब पहने? अलसी का बना हुआ जैकेट, इससे बहुत बड़ा
पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों को आर्थिक आय होगी। तो अच्छे वाले बीज दीजिए, उसके बढ़ाने का साधन करिए और अलसी के खेतों को ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान अडॉप्ट कर सकें दूसरे फसल के रूप में। इसके लिए कुछ योजना तैयारी कुछ करेंगे। हो गया। श्रेयेंद्र साहब, निश्चित ही। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया गड़बड़ी हुई है, मैं जांच करा रहा हूं। केवल इतना ही है कि एमडी उसमें शामिल है, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने कहा, तो किस स्तर के अधिकारी से जांच कराएंगे? सक्षम अधिकारी से जांच करवा लेंगे। मेरा उत्तर नहीं आया महोदय, मेरा उत्तर तो आया नहीं। श्रेयेंद्र साहब, मैं कह रहा हूं आप मेरे क्षेत्र में आइए, चांपा में जहां कोसा भी बनता है वहां अलसी का भी कोसा जैसे वस्त्र तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा कि किस तरह से महिलाएं उससे कपड़े बनाती हैं। नहीं, निश्चित ही, और इसका क्षेत्र बढ़ना चाहिए। इस दिशा में हम अभी प्रयास भी कर रहे हैं, और जो कमियां हुई हैं पहले, उस कमियों को सुधार करके आगे हम बेहतर करना चाहेंगे। श्रेयेंद्र साहब, माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी के द्वारा मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में जिला बलौदा बाजार भाटापारा में मंदिरों के जीर्णोद्धार और धर्मशाला निर्माण के लिए 73 प्रस्ताव विभाग को प्राप्त होने की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अग में दी गई जानकारी अनुसार 2018 से 2023 तक ये सभी प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त हुई और सभी कार्य पूर्ण भी बताया गया है। लेकिन मेरे द्वारा 2024 में 11-12 प्रस्ताव शासन को भेजे गए थे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, जिसमें मात्र एक मंदिर पर जो सिद्ध शक्तिपीठ महिषासुर मर्दनी ढेकुना ग्राम पंचायत में स्थित है, वहां कार्य की स्वीकृति दी गई, लेकिन वहां प्रश्न यह कार्य अपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, मैं ये चाह रहा हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा और क्यों इस कार्य में विलंब हो रहा है? मंत्री जी। में एक कार्य की स्वीकृति दी गई थी और ग्राम पंचायत जो उसकी एजेंसी है वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा आपके जो प्रस्ताव आए थे बाद में, जिसमें प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा प्राक्कलन बनकर 1, 2, 3, 4, 5, 7 प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं जो स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन है, जिनका अभी जैसे ही वित्त व्यवस्था के हिसाब से स्वीकृति हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, हमारे विधानसभा में सिमगा विकासखंड में आप सबको विदित है कि धर्मनगरी दामाखेड़ा सदगुरु कबीर साहिब का बहुत बड़ा संत समागम का जो स्थली है, अभी विगत माह बहुत बड़ा जो पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब का चादर तिलक का भी आयोजन हुआ और वहां 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु कबीर पंथ के मानने वाले शामिल हुए और इतनी भारी व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं की वहां कमी है। पिछली हमारी सरकार ने इन्हीं सुविधाओं को ध्यान में रख करके माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में 22 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति करके कबीर सरोवर का जो निर्माण कराया जा रहा है, जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य हो रहा है, इसमें राशि की कमी महसूस की जा रही है। इसमें कम से कम 10 करोड़ की लागत की आवश्यकता और होगी। साथ में वहां शौचालय की समस्याएं हैं। कम से कम 500 शौचालय का निर्माण अति आवश्यक है। कम से कम धर्मशाला सर्व सुविधा युक्त
100 कमरों का धर्मशाला का निर्माण अति आवश्यक है। पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था बहुत आवश्यक है। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मांगों को पूर्ण करने की कुछ समय अवधि या इसमें स्वीकृति प्रदान करेंगे क्या? दामाखेड़ा का जिस मेले की आप चर्चा कर रहे हैं, पूर्व में उस मेले में जितनी धनराशि दी जाती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में वो राशि भी डबल कर दी गई है। और आप जो मांग रख रहे हैं वो जैसे जैसे प्रस्ताव आएंगे परीक्षण कराकर वित्त व्यवस्था के अनुसार निश्चित रूप से हम स्वीकृति प्रदान करेंगे। श्री मोतीलाल साहू, एक छोटा सा बस माननीय सभापति महोदय, एक छोटा सा बता देना अब तो एक छोटा डबल कर दे और उसके बाद में प्रस्ताव का इंतजार है आपको। एक छोटा सा प्रस्ताव है बस, और प्रश्न था इसमें माननीय सभापति महोदय, ये हमारे विधानसभा में कलचुरी वंश के 3-4 ऐसे स्थान है जहां पर 8वीं, 10वीं, 12वीं शताब्दी के समय में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनके भी संरक्षण और संवर्धन के लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां की जो प्रस्ताव वहां के लिए जो दिया गया है उस पर भी विचार करके उसको अतिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे क्या? माननीय प्रस्ताव हमारे पास आ रहे हैं, हम जिला प्रशासन के पास परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही प्रस्ताव वहां से श्री मोतीलाल साहू आएंगे, वित्त व्यवस्था के आधार पर हम निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम लगातार, सनातन की सरकार है, मंदिरों के प्रति, धर्म स्थानों के प्रति विशेष रूप से हमारी सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, इस कार्यकाल में मात्र एक कार्य की स्वीकृति मिली, वो भी कार्य अपूर्ण है। और आप बोलते हैं कि इस शासन में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप लोग मंदिर के नाम पर भले चुनाव जीत जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन काम कहीं दिखता नहीं। इस अभी 2.5 वर्ष होने जा रहा है, लेकिन राम भक्त पहले देखे आप राम बनाते तो हैं, आप तो मंदिर गलत बात है, ऐसा भाषा का उपयोग ना करें। केवल आपकी सरकार में देखिए ना, राम की सरकार में राम लला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपकी सरकार में धर्म के किए थे, काम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोग के लोगों ने चेहरा बदल दिया। सहयोग अटल जी धर्म का अपमान करने वाले धर्म की बात करते हैं। धर्म के आड़ में भगवान विरोधी हो आप लोग। 2 साल से करिए, धर्म के आड़ में पैसा कमाना बंद करो। देखिए निषाद जी, हमारे राम का जो तीन है छत्तीसगढ़ की निर्माण मंडल पूरा परिवर्तन कर दिया। सूरत को बदल दे और हमारे संस्कृति मंत्री से भगवान को ला रहे हो आप लोग, और संस्कृति मंत्री इतनी मस्त बैठ जाए कि आप इंस्ट्रूमेंट इसके टीएस करके ले आना, मैं सुपर पूरे को इतना दिलदार मंत्री आपको खोजने में नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता जी की आज जयंती है, जिन्होंने अपरिष्ठा अधिनियम लाया था। मैं सदन के माध्यम से उनकी जयंती की पूरे प्रदेश को और पूरे सदन को और देश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज गौ माता की बात चल रही थी और आज ऐसी पहली महिला सांसद की आज जयंती है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और मैं चाहूंगा कि सभी उनके लिए एक बार मोतीलाल जी, सभापति महोदय, मेरा प्रश्न माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री से है कि रायपुर विकास प्राधिकरण की 3 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 32 कॉलोनियों को आप कर लीजिए, बस हो गया। नगरीय निकायों को हस्तांतरित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है? क्या इन कॉलोनियों में खेल मैदान, गार्डन, कम्युनिटी सेंटर, मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए, आप बैठ जाइए। ऐसे का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं हुआ है तो ये किस प्रकार से हस्तांतरण होगा? क्योंकि एक भी माननीय सभापति महोदय, जो हाउसिंग बोर्ड, जो नगर निगम है, प्रश्नकाल समाप्त।